हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल इजी फैक्ट्स बाय एवी। आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिक के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, यानी कि किस अर्थ को, किस मिट्टी को हम कहें गुड है ब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिटेल में वो देखेंगे हम। इसके बाद में उन सारे इंग्रेडिएंट्स का फंक्शन क्या क्या होता है वो देखेंगे, और कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं ब्रिक के लिए वो देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम करेंगे क्विज जो कि बेस्ड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक जनरल बात देखें तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए सॉइल के अंदर जिससे कि अच्छी ब्रिक बने। देखिए, एक तो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करे, दूसरा कुछ ऐसा हो जो प्लास्टिसिटी दे दे जिससे कि हम मिट्टी को एक पर्टिकुलर शेप में, जिस शेप में हम लाना चाहते हैं वहां ले आए। क्योंकि हर किसी मिट्टी को अगर प्लास्टिसिटी उसमें ना हो तो आप किसी शेप में ढाल नहीं सकते हो, है ना। तो प्लास्टिसिटी होना भी जरूरी है जिससे जो शेप हम चाह रहे हैं उस शेप में वो आ जाए। अच्छा, मिट्टी को बर्न करना भी बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ऐसा भी कुछ हो जो उसको बर्न करने में हेल्प करवा दे, बाइंड करवा दे उसको, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो जो उसके अंदर थोड़ी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस जैसी चीजें ला दे। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी रखने वाले इंग्रेडिएंट्स हो हमारी सॉइल के अंदर तो उसे हम गुड ब्रिक अर्थ कह देंगे। तो देखिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आइए देखते हैं सिलिका, जिसको मैं जनरली सैंड कह रहा हूं। बजरी आपने देखी है ना। तो बजरी के जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं, आप मान लीजिए एक बार के लिए कि ये वही है। क्या इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए? 50 से 60% ये होनी चाहिए सॉइल के अंदर। क्या करवाती है? देखिए, ये मजबूत चीज है, मैंने जैसा आपको बताया, स्ट्रेंथ तो दिलवाने काम करेगी सही, मतलब ये आपस, ये पार्टिकल कंप्रेस नहीं होंगे, लोड पड़ेगा ये बेयर कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि ये क्रैक नहीं होने देती है, श्रिंक नहीं होने देती है, और जो आपकी ब्रिक है उसको वाप नहीं होने देती है। देखिए, ये तीनों चीजें ही क्यों होती हैं इसके बारे में एक बात समझ लेना अच्छा है। जब हम मिट्टी के अंदर पानी मिलाते हैं तो पर्टिकुलर जो क्ले वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब भी करता है और एड्जॉर्ब भी करता है। एड्जॉर्ब वाटर की एक लेयर बनती है ना, जो हर एक सॉइल के पार्टिकल के सराउंडिंग एक पानी की छोटी सी लेयर बन जाती है, वही एड्जॉर्ब कहलाती है। और जिसकी वजह से आपकी सॉइल के वॉल्यूम का एक्सपेंशन वगैरह भी होता है ना, स्वेलिंग भी होती है, और जब उसमें से नमी निकलती है तो वो श्रिंक भी हो जाती है। तो अगर कोई चीज स्वेल करेगी यानी कि वॉल्यूम में बढ़ जाएगी, तब भी उसमें क्रैक्स और उसका शेप बिगड़ने के चांसेस हैं। और जब उसमें से नमी कम होगी यानी मॉइस्चर कम होगा, तब क्या होगा, वो श्रिंक करेगी यानी सिकुड़ेगी, तब भी वहां पर क्रैक्स और उसके शेप के बिगड़ने के चांसेस अच्छे खासे हैं। सैंड या सिलिका में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो स्वेल करे या श्रिंक करे। तो क्या करती है ये, इसलिए इसकी वजह से क्रैक नहीं आएगा, इसकी वजह से श्रिंकेज नहीं होगा, और इसकी वजह से आपकी जो ब्रिक है वो वार्प नहीं करेगी। वार्प अभी हम डायग्राम देखते हैं, जस्ट थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। ये वार्पिंग वाली ब्रिक होती कैसे, यानी मुड़ जाती है ना, सरफेस उसकी बेंड वगैरह हो जाती है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म शेप और टेक्सचर दिलाने का काम करती है आपकी सिलिका या सैंड। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो जैसे कि आपने देखा होगा, सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं है ना। वो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो चिपकते नहीं है, वो अलग अलग ही रहते हैं। तो अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, जो बाइंडिंग आनी चाहिए, जो बॉन्डिंग आनी चाहिए, वो सब नहीं आएगा। तो आपकी जो ब्रिक बन के आएगी वो कैसी होगी? ब्रिटल होगी, लोड लगने पर पूरी बिखर जाएगी टूट करके, ठीक है। सेकंड है आपका एल्यूमिना, जिसको हम क्ले के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 20 to 30%। अभी जैसे मैंने आपको बात कही थी कि क्ले ही वो चीज है जो प्लास्टिसिटी लाती है, जो एड्सॉर्ब वाटर की वजह से आपकी सॉइल में जो प्लास्टिसिटी का गुण होता है वो क्ले की वजह से होता है, क्ले पार्टिकल्स की वजह से होता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्ले जो है क्या करवाएगी, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगी क्ले को। और जब प्लास्टिसिटी आ जाएगी इसमें, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको किसी एक शेप में ढाल पाएंगे। सैंड को लेकर के आप ट्राई करें, एक बार किसी मोल्ड में आप सैंड को जमाएं, पानी भी भर दीजिए उसके अंदर, फिर जब पानी सूख जाएगा तो आप क्या करें, मोल्ड को हटाएं, उसके बाद देखें कि वो क्या उसी शेप में बना रहेगा, वो बिखर जाएगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। तो प्लास्टिसिटी आने की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, मोल्ड कर पाते हैं, इसको एक पर्टिकुलर शेप दे पाते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि क्ले की वजह से स्वेलिंग भी होगी, मॉइस्चर जब सूखने लगेगी तो श्रिंकेज भी होगा, और इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से क्रैक भी डेवलप होंगे, और आपकी ब्रिक का शेप जो होगा वो वार्प हो सकता है ड्राई होने पर, यानी मुड़ सकता है, यूनिफॉर्म शेप नहीं रहेगा। तो अगर आपकी क्ले बहुत ज्यादा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद थर्ड आपका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइम। 5 से 10% हम मिलाते हैं। लाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है
कि ये सिलिका को मेल्ट होने में हेल्प करता है ना। लोअर टेम्परेचर पर भी ये सिलिका को बर्न करवा देता है, और सिलिका जब बर्न होती है तो वो जो वहां से जो भी निकलता है, उसके बर्न होने के बाद लिक्विड टाइप का एक मटेरियल निकलता है, जो कि आप कह सकते हो ग्लू की तरह काम करता है। ग्लू, गोंद जानते हैं हम, गोंद की तरह काम करता है, और वो जितने भी पोर्स हैं, बाकी का जो पोर्स जहां पर अवेलेबल है वहां पर पहुंच जाता है और जमता है, और लास्ट में जाकर के क्या करता है, ग्लास टाइप का जो एक हम कहते हैं अपीयरेंस दिखाता है, उसी को हम विट्रीफाई होना भी कहते हैं। तो इस विट्रिफिकेशन के एक्शन की वजह से, जिसमें लाइम हेल्पफुल है और होता सिलिका के पार्टिकल की वजह से है ना, तो आपकी ब्रिक में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आती है, मजबूत होती है आपकी ब्रिक, चिपक जाते हैं सारे पार्टिकल, अच्छे से सीमेंटेड हो जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर श्रिंकेज को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि लाइम की टेंडेंसी क्या होती है, लाइम फैलने की कोशिश करता है, जब पानी उसको मिलता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड होता है ना। तो आपकी ब्रिक सूखेगी भी सही, तो ये वाली चीज ऐसी है जो उसका वॉल्यूम बढ़ा रही है, तो श्रिंकेज नहीं होने देगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, सिलिका को मेल्ट करवाने का काम करता है, और सिलिका को मेल्ट करवाने के बाद जो निकला है ग्लू टाइप, जो क्या कर रहा है, बाइंडिंग करने का काम कर रहा है बाकी और पार्टिकल्स के लिए। तो ये तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं लाइम के, ठीक से याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। लेकिन अगर इतनी अच्छी चीज है लाइम के साथ, स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, तो क्या करें, इसकी क्वांटिटी बहुत सारी कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, अगर लाइम की क्वांटिटी आप एक जरूरत से ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्योंकि ये सिलिका को हेल्प करता है मेल्ट होने पर, यानी लोअर टेम्परेचर पर गला देता है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये मटेरियल को गला देगा, वैसे ही शेप ही नहीं बनने देगा ब्रिक का, ठीक ना, मतलब बिगड़ जाएगा वो, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये भी, वरना गला देगा, मेल्ट कर देगा आपकी ब्रिक को। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। कितना होना चाहिए, 5 से 7% तक, ठीक है मामला। क्या करता है, आयरन ऑक्साइड है तो आपको पता है रेड कलर लाएगा ब्रिक में कौन, यही लाएगा आयरन ऑक्साइड। ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा, हार्ड होता ही है तो हार्डनेस बढ़ा देगा, इम्परमिबिलिटी बढ़ा देगा, है ना, परमिएबल नहीं रहेगी, पानी इसके आर पार इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, वरना आप दीवार बनाए और बाहर बारिश आ रही है और अंदर भी अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, अगर वो परमिएबल रहेगी तो इस तरीके की चीजों को रोकने का काम क्या करता है आपका आयरन ऑक्साइड करता है। आपको लग रहा है कि चीज तो बड़ी अच्छी है ना, और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, और ज्यादा ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ड्यूरेबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जरूरत से ज्यादा आप इसमें अंदर आयरन बढ़ाएंगे तो इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है आपको कभी कि कोई ब्लू या ब्लैक कलर की, डार्क कलर की अगर कोई ब्रिक है, इसका मतलब आप समझ लें कि उसके अंदर क्या ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशिया। ट्रेस क्वांटिटी यानी कि बहुत कम क्वांटिटी, या स्पेसिफिक मैं कह दूं तो 1% से कम होना चाहिए आपका मैग्नीशिया अर्थ के अंदर। क्या काम करता है, देखिए, श्रिंकेज को घटाता है। ब्रिक की सरफेस पर जो येलो येलो कलर के टिंट से होते हैं वो आते हैं आपकी मैग्नीशिया की वजह से, लेकिन मैग्नीशिया का सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, तो ये ब्रिक को डिके करने का काम करता है, काफी नुकसानदायक चीज है, इसलिए ये 1% से कम ही होना चाहिए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स को याद करने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं आप इनका केवल फर्स्ट वर्ड देखते चले जाएं, तो SALIM क्या बन गया, यहां से सलीम बन गया। तो सलीम जो है वो इसको याद करने की ट्रिक है, इंग्रेडिएंट्स को इसी सीक्वेंस में लिखना है, और आपको पता है कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे आप उसकी क्वांटिटी को कम करते जाएं, प्रोपोर्शन को भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने देखे थे काम के मटेरियल क्या होंगे सॉइल में जिससे कि अच्छी ब्रिक बने। अब सॉइल में हमारा कंट्रोल तो है नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जो उनके अलावा हों, उनके अलावा कुछ चीजें हार्मफुल भी आ सकती हैं जो कि ब्रिक की क्वालिटी को खराब कर दे। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं सॉइल के अंदर जो कि ब्रिक के लिए हार्मफुल होगी, आइए देखते हैं वो। लाइम की जैसे हमने वहां पर भी बात करी थी, अगर जरूरत से ज्यादा है तो ये हार्मफुल है, और आपको पता है कि ये आपकी ब्रिक को क्या कर देगा, मेल्ट करवा देगा, उसका शेप वगैरह बिगाड़ देगा, उसकी वजह से क्रैक वगैरह भी आ सकते हैं, एक्सपेंड करेगा अगर वॉल्यूम में ज्यादा हुआ, लंप वगैरह इसके बन गए कहीं पर तो। सेकंड है आपका आयरन पायराइड। क्या है, डिसकलरेशन का काम, कलर देने का काम तो करता ही है आयरन, आपको पता है, तो वो वाला ठीक था, अच्छा कलर देता है, अगर ये आ जाता है तो ये कलर बिगाड़ने का काम करता है, और डिसइंटीग्रेट करवा देगा ब्रिक को, कुल मिला के कह सकते हैं तबाह कर देगा, तोड़ देगा। फायरिंग, जब उसको किल में रखा जाएगा, फायर किया जाएगा, तब उस वाली टाइम पर। थर्ड है आपका एल्कलीज, जिसमें सोडा और पोटाश हो सकते हैं। एल्कली क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल ज्यादा चीजें नहीं है ये, तो ये आपकी ब्रिक को वार्प करवा सकते हैं, फ्यूज करवा सकते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है
इफ्लोरेसेंस करवा सकते हैं। देखिए इफ्लोरेसेंस क्या होती है इसको देख लेते हैं अभी हम। कभी कभी आपने देखा होगा दीवार इस तरीके की बनाई गई है, रेड पोर्शन भी दिखाई देता है लेकिन बहुत सारा उसमें व्हाइट कलर का धब्बा भी दिखाई देता है। ये क्या है? ये जो एल्कलीज थे सॉइल के अंदर ये रह गए, ब्रिक बन के आई और धीरे धीरे वो सरफेस पर आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो गए और व्हाइट कलर का इस तरीके का धब्बा आपको दिखाई देने लग गया। इसी इफेक्ट को हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ये एल्कलीज की वजह से आते हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए एक लिमिट से ज्यादा। फिर इसके बाद है पेबल्स, ग्रेवल्स या ग्रिट। तो अगर आपकी सॉइल में आप मान के चलिए किसी तरीके के पेबल्स हैं, मोटे मोटे पत्थर के पार्टिकल हैं, तो क्या होगा? वो जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे और जब उसे बर्न करने जाएंगे तो कोई बॉन्ड वगैरह उसको बनाना नहीं है, बाइंड होना नहीं है किसी के साथ में। बाद में हो सकता है कि वो अपनी जगह से निकल के पेबल बाहर चला जाए, है ना। तो जब पेबल वहां से बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। स्ट्रेंथ तो वैसे भी नहीं दे रहा था, कोई इसमें बाइंडिंग मटेरियल बना नहीं रहा था, किसी और पार्टिकल से बाइंड हो नहीं रहा था। और मुसीबत की बात यह है कि टाइम के संग अगर वहां से निकल के बाहर चला गया तो वहां पर एक अच्छा खासा गैप बन जाएगा, जिससे क्या होगा? आपकी जो ब्रिक है वो वीक हो जाती है, इरेगुलर तरीके से टूट सकती है। जहां से भी अगर इस तरीके के पेबल या ग्रिट निकल के चले गए तो वो जगह काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी, फिर वो किसी भी पैटर्न में आपकी ब्रिक टूट सकती है ना। तो ये कुल मिलाकर के सरफेस फिनिश को भी खराब करता है, उसकी स्ट्रेंथ को भी बिगाड़ता है और वीक कर देता है ब्रिक को। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या कि पेड़ों की पत्तियां वगैरह, ये सब लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इस तरीके का गोबर वगैरह भी अगर हम देखें जानवरों का, तो ये सब चीजें आपकी सॉइल में हो जाती हैं। ये सब कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर है। अब आपने ये सब मिला करके, अगर आपने बारीकी से इसको नहीं हटाया और आपने फॉर एग्जाम्पल मिला करके आप इसको ले गए, ब्रिक मोल्ड कर दिया आपने, ब्रिक मोल्ड करने के बाद में आपने क्या कर दिया? किल्न में जाकर के उस ब्रिक को बर्न कर दिया, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? वहां से पूरी तरीके से जल जाएगा, उसकी तो बन जाएगी राख और वो जगह हो जाएगी आपकी खाली। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रिक पर इस तरीके के पोर्स दिखाई देंगे ना, क्योंकि चला गया वो मटेरियल यहाँ से। अब ये देखिए आपको इसकी सरफेस पर कई सारे छेद दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो आपकी ब्रिक को क्या कर सकती है? इस तरीके के पोर्स क्रिएट करवा सकती है। और पोर्स अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर एब्जॉर्बेशन भी इसका बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ब्रिक की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कार्बन। कार्बन काले रंग का होता है तो डार्क कलर दे देगा, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने उसको नहीं हटाया वहां से तो। नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर को जब हम बर्न करते हैं, है ना, तो क्या होता है? ये थोड़ा फूल जाता है और फूलने के बाद में गैसेज वगैरह जो निकलती है तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर से निकल जाती है और इसमें छेद छेद से हो जाते हैं। तो क्या करता है? ये ब्रिक को स्पंजी टाइप एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देता है, थोड़ा फुला देता है और उसके अंदर काफी सारे वॉइड्स भी बनवा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिक जो है वो अलग से ही हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी उठी हुई है, स्पंज टाइप दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमारे पास वॉइड्स भी काफी सारे हैं इसकी सरफेस पर। तो इसको हम स्पंजी फॉर्मेशन का नाम देते हैं। किसकी वजह से आता है ये? आपके सल्फर की क्वांटिटी अगर इसमें ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है। वाटर रिक्वायर्ड है लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आपने मिला दिया तो क्या दिक्कत है? जरूरत से ज्यादा पानी मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉइल को क्या करेगा? वो क्या करेगा? सॉइल का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको बर्न करके लाएंगे तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा और वापस से आपकी सॉइल जो है वो श्रिंक होना शुरू करेगी। तो आपकी जो ब्रिक है उसमें हमें एक्सेसिव श्रिंकेज देखने को मिल सकते हैं अगर पानी क्वांटिटी ज़्यादा है तो। और अगर श्रिंकेज होते हैं यानी वॉल्यूम चेंज होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल का, बढ़े चाहे घटे, तो क्या होता है? उस टाइम पर वहां पर क्रैक्स जरूर डेवलप होते हैं, तो क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज की और मैं बात कर रहा था आपसे, वार्पिंग ऑफ ब्रिक की मैंने बात की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल ब्रिक का शेप जो है वो, ये तो खैर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वार्प है अगर इस कंडीशन की बात करें, वो पूरी तरीके से मुड़ गई है ना सरफेस उसकी, ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर बैंड आता है या सरफेस जो है आपकी ब्रिक की मुड़ती है तो उसे भी हम वार्प होना ही बोल देते हैं। यहाँ पर आप और भी ब्रिक्स की सरफेस देखेंगे आपको स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, थोड़ा बहुत उसमें बैंड वगैरह है ना। और बाकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो ये है ही सही। चलिए जी, अब आ जाते हैं हमारे क्विज पर। तो पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो देख लेते हैं एक बार। आपको कितना समझ में आया यही समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलिका की आइडियल परसेंटेज क्या होनी चाहिए? तो सलीम में एस सबसे पहले और उसी की परसेंटेज थी सबसे ज्यादा। तो वैसे भी अगर आपको याद हो गया हो तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ये वाली तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं, 52
60% के करीब इसमें सिलिका होनी चाहिए। पहला, एल्यूमिना क्या करता है? हार्डनेस देता है, प्लास्टिसिटी देता है, कलर देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो एल्यूमिना के ब्रैकेट में हमने क्ले लिखा था। क्ले कैसी होती है? प्लास्टिक प्रॉपर्टी रखती है, तो प्लास्टिसिटी देती है, और प्लास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, हम ब्रिक की मोल्डिंग करवा पाते हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर शेप में ढाल पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी। थर्ड है हमारा, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि रेड कलर देता है ब्रिक को? तो कौन सा है? बिल्कुल आयरन ऑक्साइड है इसका जवाब। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सेस सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉजेज ब्रिक टू बिकम। अगर सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो क्या होगा? ब्रिक का ब्रिटल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, पोर्स हो जाएगी, या डार्क कलर की हो जाएगी? तो वो कैसी हो जाएगी? ब्रिटल हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में चिपकते नहीं है, बाइंड नहीं होते। सिलिका के पार्टिकल अगर ज्यादा हो गए ना तो ब्रिटल हो जाएगी ये। और फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, एक्सेस लाइम इन ब्रिक अर्थ क्या करवा सकती है? अगर लाइम की क्वांटिटी ज्यादा है ब्रिक अर्थ में तो क्या होगा? प्लास्टिसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, एल्यूमिना बढ़ पाती है। मेल्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ ब्रिक होगा, हो सकता है, और यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइम जो है आपका, वो हमने क्या पढ़ा था इसका फंक्शन, ये सिलिका को हेल्प करता है बर्न करने में लो टेम्परेचर पर, है ना। तो ये अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो जलवा देगा, मेल्ट करवा देगा ब्रिक को। और जब ब्रिक आपकी मेल्ट होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शेप ठीक नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड शेप में वो आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है जो कि इफ्लोरेसेंस करवाता है ब्रिक की? तो सिलिका नहीं है, वो सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट है मतलब सोडा, पोटाश, और आपके ये मतलब ऑप्शन बी है एल्कली, जो कि ब्रिक में इफ्लोरेसेंस यानी व्हाइट कलर के धब्बे, है ना, प्रोड्यूस करवा देते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, व्हाट हैपेंस इफ एल्यूमिना कंटेंट इन ब्रिक अर्थ इज इन एक्सेस? एल्यूमिना का कंटेंट अगर जरूरत से ज्यादा है तो क्या होगा? ब्रिक्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल? बिल्कुल नहीं होगा। एल्यूमिना क्या थी? क्ले थी। क्ले की क्या प्रॉपर्टी होती है हमने कहा था? एक तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर पाती है, दूसरी चीज क्या है, जब पानी मिलाया जाएगा तो ये स्वेल होगी, और जब पानी यहाँ से हट जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा, यानी कि श्रिंक होगी, है ना। अगर जरूरत से ज्यादा हो तो आप देखिए कि ब्रिक एक्सपेंड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग। तो ड्राई होने के मौके पे तो एक्सपेंड और स्वेल नहीं होनी चाहिए, या तो श्रिंक होगी ड्राई करते टाइम। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा, ब्रिक श्रिंक्स एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तो ये ठीक है कि जब आप इसको ड्राई करोगे, ब्रिक को नमी इसकी जाएगी तो श्रिंक करेगी ये, है ना, और वार्प हो सकता है, इसका शेप बिगड़ सकता है, बेंड इसमें आ सकते हैं। इस सातवें का सही जवाब है सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एडवर्स इफेक्ट डज एक्सेस मैग्नीशिया हैव ऑन ब्रिक? तो ब्रिक में अगर जरूरत से ज्यादा मैग्नीशिया हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? अगेन ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए, गैस कर पाए आप, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लेना, और दोबारा देखने के बाद जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, आंसर को कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।